दोस्तों, भारत में जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम लिया जाता है तो एक नाम बहुत ही तेजी से लोगों के दिमाग में आता है, ओला इलेक्ट्रिक। एक ऐसी कंपनी जिसने न सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च किया बल्कि एक सपना बेचा। सपना था भारत को पेट्रोल से आजादी दिलाने का, सपना था इंडिया का टेस्ला बनने का। लेकिन आज वही कंपनी सवालों के घेरे में है। क्या ओला इलेक्ट्रिक का सपना वो टूट रहा है या लगातार कंप्लेंट, लॉसेस, प्रोडक्शन इशू और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ने ओला को इनकी तरफ धकेल दिया है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी डाउनफॉल है और असली कमबैक अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओला इलेक्ट्रिक के राइज से लेकर स्ट्रगल तक की पूरी सच्चाई के बारे में। तो दोस्तों, ओला की कहानी असल में एक कैब एग्रीगेटर से शुरू होती है, ऐप आधारित टैक्सी सर्विस, जिसने कुछ ही सालों में भारत के बड़े शहरों में अपनी पकड़ बना ली थी। और फिर इसी सफलता के बीच ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने भविष्य को बहुत ही आगे देख लिया था। उनका मानना था कि भारत को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ना है तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सबसे बड़ा हथियार होंगी। और फिर इसी सोच के साथ साल 2017 में ओला ने एक नई सब्सिडरी बनाई जिसका नाम रखा गया ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। शुरुआत में ओला इलेक्ट्रिक का फोकस इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लीट्स, इलेक्ट्रिक रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रीफाई करने पर था। और साल 2020 आते आते दुनिया बदल चुकी थी। कोविड-19 पैंडेमिक ने ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ दिया, फ्यूल प्राइस बढ़ने लगे और गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को अग्रेसिवली पुश करना शुरू कर दिया। अब भारत सरकार भी सब्सिडीज, फेम स्कीम और पॉलिसी सपोर्ट के जरिए ईवी एडॉप्शन को बढ़ावा देने लगी। इसी माहौल में भावेश अग्रवाल को महसूस हुआ कि अब ओला इलेक्ट्रिक को मास कंज्यूमर मार्केट में भी उतारना चाहिए। यही से ओला इलेक्ट्रिक की सबसे बड़े दाव की तैयारी शुरू हुई और फिर ओला S1 को लॉन्च किया गया। ओला S1 का लॉन्च किसी त्योहार से कम नहीं था। लाइव इवेंट, बड़ी बड़ी स्क्रीन, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स और लाखों की प्री बुकिंग, इन सब ने ओला की हाइप को नेक्स्ट लेवल पर कर दिया था। और ओला ने भी दावा किया कि उसने भारत में ईवी को मेनस्ट्रीम बना दिया है। इन्फ्लुएंसर, टेक यूट्यूबर और मीडिया सब ओला की तारीफ कर रहे थे। और ओला इलेक्ट्रिक ने डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल अपनाया जिसमें स्कूटर ऑनलाइन ऑर्डर होता था और घर पर ही डिलीवरी का वादा किया गया। यह अप्रोच ट्रेडिशनल डीलर के खिलाफ था और शुरू में लोगों को काफी मॉडर्न और कन्वेंट लगा। और फिर इसी दौरान ओला ने तमिलनाडु में अपनी फ्यूचर फैक्ट्री का ऐलान किया। इसे दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर ईवी फैक्ट्री भी बताया गया। दावा किया गया कि ये पूरी तरह से ऑटोमेट होंगी, रोबोट काम करेंगे और फैक्ट्री में इंसानी दखल कम होंगी। सुनने में ये सब भविष्य जैसा लग रहा था, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग थी। इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी तेज डेडलाइन और एक साथ इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, ये सब संभालना आसान नहीं था। क्योंकि ऑटोमेशन के फायदे हैं, लेकिन उसके लिए कई वर्षों की स्थिरता और टेस्टिंग चाहिए होती है। पर यहाँ पर ओला ने अपने रफ्तार को प्राथमिकता दी और फिर यही से समस्या चालू होने लगी। और फिर जैसे स्कूटर की डिलीवरी शुरू हुई वैसे ही ओला इलेक्ट्रिक की असली परीक्षा शुरू हो गई। शुरुआती कस्टमर ने सॉफ्टवेयर ग्लिच, ब्रेकिंग इशू और स्कूटर के अचानक बंद होने जैसी समस्या की शिकायतें करना शुरू कर दी। कई लोगों ने बताया कि कंपनी ने जो रेंज क्लेम की थी, वास्तविक दुनिया में स्कूटर उतनी दूरी तय ही नहीं कर पा रहा था। टच स्क्रीन हैंग होना और फीचर सही तरीके से काम नहीं करना वो आम बात बन गई थी। अब ओला ने खुद को सॉफ्टवेयर ईवी कंपनी कहा। स्कूटर में बड़ी टच स्क्रीन, ऐप कनेक्टिविटी और OTA अपडेट, शुरुआत में ये सब फ्यूचरिस्टिक लगा, लेकिन समस्या तब आई जब स्कूटर का बेसिक काम सही तरीके से चलना सॉफ्टवेयर पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया। ग्राहकों ने शिकायत की कि अपडेट के बाद स्कूटर में नए बग आ जाते, कभी रिवर्स मोड काम नहीं करता, कभी ब्रेकिंग में दिक्कत तो कभी स्क्रीन ही फ्रीज हो जाती है। अब लोगों ने सवाल उठाया कि क्या एक स्कूटर को हर हफ्ते अपडेट की जरूरत होती है? जो चीज इनोवेशन मानी जा रही थी अब वही फ्रस्ट्रेशन का कारण बनने लगी थी। कुछ घटनाओं ने ओला इलेक्ट्रिक की छवि को और भी गहरी चोट पहुंचाई। अलग अलग जगहों से ओला के स्कूटर में आग लगने की खबरें सामने आने लगी। भले ही ईवी इंडस्ट्री में बैटरी फायर का जोखिम नया नहीं था, लेकिन ओला के मामले में ये घटना बहुत ही तेजी से वायरल हुई। और फिर धीरे धीरे ओला इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगी और वो थी आफ्टर सेल सर्विस। क्योंकि सर्विस सेंटर की संख्या बहुत ही कम थी, स्पेयर पार्ट समय पर उपलब्ध नहीं होते थे और कस्टमर को महीनों तक रिपेयर के लिए इंतजार करना पड़ता था। कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करना मुश्किल हो गया और सोशल मीडिया पर फ्रस्ट्रेटेड यूजर ने अपनी नाराजगी खुलकर दिखाना शुरू कर दी। इसी बीच भावेश अग्रवाल का सोशल मीडिया बिहेवियर विवादों में आ गया। ट्विटर पर कई बार वो कस्टमर से सीधा बहस करते नजर आए और कुछ मामलों में यूजर्स को पब्लिकली ब्लेम किया गया। इंडियन मार्केट के लिए ये एटीट्यूड बिल्कुल नया था। जहां लोग एम्पैथी और सपोर्ट चाहते थे वहां उन्हें आर्गुमेंट मिल रहा था और इसका सीधा असर ब्रांड ट्रस्ट पर पड़ा। साल 2022 और 23 में ओला इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ा झटका बैटरी फायर इंसिडेंट के रूप में सामने आया। कई ओला स्कूटर में आग लगने की वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर वायरल हो गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर पहले से ही लोगों के मन में डर मौजूद था, इन घटनाओं के बाद और भी गहरा हो गया। बैटरी सेफ्टी अब ओला इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुकी थी। शुरुआत में सोशल मीडिया ओला की सबसे बड़ी ताकत था। ट्रेंड्स, मीम्स और वायरल पोस्ट ने ब्रांड की इमेज को तेजी से फैलाया, लेकिन वही सोशल मीडिया बाद में ओला का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। क्योंकि आग की घटनाएं, नकारात्मक अनुभव और सर्विस से जुड़ी शिकायतें भी वायरल होने लगी। मीम कल्चर ने ओला का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे ब्रांड की इमेज पर इसका गहरा असर पड़ा। अब नए ग्राहक डरने लगे और पुराने ग्राहक नाराज होने लगे थे। और जहां ओला शोर मचा रहा था वही दूसरे प्लेयर चुपचाप मार्केट जमा रहे थे। क्योंकि बाकी की टू व्हीलर कंपनियां जिनका सर्विस नेटवर्क पहले से ही सालों पुराना था, वो अब धीरे धीरे ईवी में भरोसा बना रहे थे। उनकी रणनीति अलग थी, कम वादे थे, अच्छा प्रोडक्ट था और बेहतर सर्विस थी। और अब ग्राहक भी समझने लगे कि सिर्फ फीचर ही काफी नहीं है, बल्कि भरोसेमंद सर्विस और अच्छा प्रोडक्ट भी जरूरी होता है।
और फिर यही से ओला की कमजोरी और कॉम्पिटिटर की ताकत साफ दिखने लगी। ईवी स्टार्टअप में पैसा जलना आम बात है, लेकिन हर कंपनी के पास अनंत पूंजी नहीं होती। ओला ने भारी मार्केटिंग खर्च किया, डिस्काउंट दिए और तेजी से स्केल करने की कोशिश की, लेकिन मार्जिन कम थे और लागत ज्यादा थी। अब निवेशकों के मन में सवाल उठने लगे, कब मुनाफा होगा। आईपीओ की चर्चा हुई, लेकिन जब ब्रांड की छवि और ग्राहक संतुष्ट कमजोर हो तो पब्लिक मार्केट में भरोसा पाना आसान नहीं होता है। भावेश अग्रवाल का नेतृत्व आक्रामक और तेज फैसलों के लिए जाना जाता है। स्टार्टअप की दुनिया में ये कई बार फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर में जहाँ सुरक्षा और भरोसा सबसे ऊपर होता है, वहाँ ये जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवरी का टैग एक बार लग जाए तो उसे हटाना मुश्किल होता है, और ओला को यही झेलना पड़ा। अब ये कहना कि ओला इलेक्ट्रिक खत्म हो चुकी है शायद जल्दबाजी होगी। कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है और बड़ा नाम है, लेकिन ये भी सच है कि ओला अब उस जगह खड़ी नहीं है जहाँ लॉन्च के समय थी। ये समय ओला की परीक्षा का है। या तो कंपनी अपनी गलतियों से सीखे, सर्विस और क्वालिटी पर फोकस करे और धीरे धीरे भरोसा वापस जीते, या फिर ये कहानी एक और स्टार्टअप की चेतावनी बनकर रह जाए।